में से कई साथियों का कहना है कि सर ज्वाइनिंग नहीं आती है, मतलब हम पूरे कोशिश करते हैं, पूरे एफर्ट्स डालते हैं, क्या कैसा कोई रामबाण क्या होता है कि जिसको हम अप्लाई करें तो ज्वाइनिंग आए, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाए। आपके साथ आज मैं वही पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं, जब भी हम कभी किसी से मिलते हैं किस तरीके से हमें किसी को अप्रोच करना चाहिए और उसके बाद कैसे वांछित परिणाम हमारे आ सकते हैं, रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए हमें काम करना चाहिए। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। मतलब हम जब कहते हैं ना सर कि 10 लोगों को हम बताएंगे उसमें से 2 लोगों को समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। कायदे से 10 लोगों को आप बताएंगे, 10 के 10 लोगों को ही समझ में आता है, लेकिन उसका सही अप्रोच होना चाहिए। वही अप्रोच मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मैंने आपके साथ टू डू पॉइंट्स तो लिखे ही हैं, साथ में वो पॉइंट्स भी लिखे हैं जो हमें नहीं करने हैं, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं। इनको मैं एक एक करके समझाता हूँ इन पॉइंट्स को जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहली बात, बिना टाइम लिए हमें कभी भी नहीं मिलना। हमें बिना टाइम लिए नहीं मिलना मतलब कि हमें इस बात से कहीं ना कहीं सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करनी होती है कि आपके समय की भी वैल्यू है, और जो इस तरीके से काम करते हैं वही लगभग सफल होते हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी से रैंडमली अपने समय के अनुसार नहीं बल्कि उनके समय के अनुसार हमें मिलना होता है। इसीलिए टाइम हमें पहले ही ले लेना होता है। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉल में आपने बात करी और आपने टाइम उनसे ले लिया, हो सकता है उनके पास अभी टाइम नहीं है, तो आप उनसे आने वाले संडे का टाइम ले सकते हो, आने वाली छुट्टी का जो दिन हो सकता है जब वो फ्री हो, उनके सुविधा अनुसार आप उनसे टाइम ले सकते हैं। ऐसा जब आप करते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, और क्योंकि साइकोलॉजिकली भी आप सोचते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी ना कोई सामने वाला इंस्टेंटली आपको हाँ नहीं बोलता कि मिलने के लिए, लेकिन वो आपको एक थोड़ा सा 1 हफ्ते का टाइम दे देते हैं कि चलो उस दिन मिलेंगे। लेकिन उस दिन को आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उन्हें मिल सकते हैं। जिस दिन आप उन्हें मिलेंगे तो क्योंकि उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया होता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि फिर वो आपसे अब मिलने वाले हैं। अगली बात आती है, रैंडमली कहीं भी बातचीत शुरू ना करें। ये इस पॉइंट से जुड़ा हुआ पॉइंट ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई परिचित है और आपको लगता है कि उन्हें बताना चाहिए, और वो कहीं आपसे रास्ते में कहीं पर टकरा गए, सड़क में कहीं पर मिले, मॉल में कहीं पर मिले, दुकान में कहीं पर मिले। ऐसी सिचुएशन में ये नहीं होता कि आपको जो बात समझ में आ रही है आप उन्हें फटाफट में बता दो। ऐसा करने से क्या होता है कि आप अपनी बात को पूरी तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, और आधी बात जब जाती है, एक पूरा कम्युनिकेशन नहीं होता, तो उसमें मिस कम्युनिकेशन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। लोग अपनी पूर्व धारणा पहले से बना लेते हैं सर। तो इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी आप रैंडमली शुरू ना हो जाए, आप प्रॉपर एक समय लेकर ही उनसे मिले। अगली बात है, शुरुआत गंभीर बातचीत से ना करें। ये उस समय की बात है जब आपने उनसे समय ले लिया, और समय लेने के बाद आप उनसे उनके घर में या जहाँ पर भी एक सुविधाजनक जगह है वहाँ पर आप उनसे मिल रहे हैं। अब जब आप उनसे मिल रहे हैं तो शुरुआत गंभीर बातचीत से ना करें, बातों को थोड़ा लाइटर मोड में रखें। मतलब जो भी आप बातचीत करें कि पहले स्वास्थ्य वगैरह के बारे में बातचीत करें, घर परिवार के बारे में बातचीत करें, सीधे अपने पॉइंट पर मत आ जाए। ये भी एक गलती होती है कि सीधे हम अपना शुरू कर देते हैं। एक आत्मीयता झलकनी चाहिए, एक व्यक्तिगत तौर पर जो रिश्ते हमारे वो दिखने चाहिए वहाँ पर। ये नहीं दिखना चाहिए कि आप किसी एक स्पेशल काम को लेकर ही आए हैं और अपना सिर्फ काम साधने के लिए आए हैं। ऐसा होना भी नहीं चाहिए इन जनरल। तो वो हमारे अगर व्यवहार में नहीं होना चाहिए तो जरूरी है कि हमारी बातचीत में भी वो नहीं दिखना चाहिए। अगली बात है, कॉपी पेन निकालकर प्लान मत समझाइए। इसे मैं सबसे बड़ा ब्लंडर मानता हूँ। कई बार हम में से कई साथी क्या करते हैं कि कॉपी पेन निकाल करके सीधे प्लान देना शुरू कर देते हैं। प्लान सेकेंडरी चीज़ है, ये मैं आपको अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। प्लान बहुत सेकेंडरी चीज़ होती है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उनको जाकर के सीधे अगर आप प्लान समझाने लग जाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी उससे कई बार उसके निगेटिव असर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले लोगों ने कभी जल्दीबाजी में कुछ ऐसी जगहों पर, ऐसी कंपनियों पर पैसा लगाया होता है जहाँ से उनके अच्छे अनुभव नहीं होते। इसके कारण उनके मन में एक पहले से ही इन चीज़ों के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हुआ है। तो अगर आप कॉपी पेन निकाल करके चीज़ें समझते हो तो उनको अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं जो कि अच्छा नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि कॉपी में नहीं तो कैसे करके करें, क्योंकि ये ना करें वाले पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगली बात, जोर जबरदस्ती ना करें। मान लिया आपने अपनी बातचीत समझाई, जो आप समझाने के लिए गए थे वो सब कुछ आपने समझा दिया, अपने एंड से जो कुछ एफर्ट डालने थे आपने डाल दिए, लेकिन उसके बावजूद उतावलापन हमें नहीं होना चाहिए या जल्दबाजी हमें नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पकवान होते हैं, कुछ ऐसे डिशेज होती हैं जो हल्की आंच पर ही पकती है। ऐसे ही करके कई बार कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर हल्के धीरे धीरे फीड करना पड़ता है, इम्बीट करना पड़ता है। एक ही दिन में आप जाएंगे और एक ही दिन में आपसे ज्वाइन हो जाए, या एक ही दिन वो आपसे जुड़ जाए, आपके कॉन्सेप्ट को समझ जाए, ऐसा हर बार संभव नहीं होता। इसलिए जोर जबरदस्ती हमें नहीं करनी। हमारा काम है कि हमने पूरा अपना एफर्ट डाल दिए। एक्शन इज दाई ड्यूटी बट रिवार्ड इज नॉट योर कंसर्न। इसलिए हमने पूरे अपने एफर्ट्स डाल दिया, और उन एफर्ट्स को डालने के बाद उन पर रिजल्ट लेना उन पर छोड़ दिया, लेकिन फॉलोअप जरूर लेना। वो मैं आगे अगले पॉइंट पे बताने वाला हूँ। ध्यान रहे, व्यक्तिगत संबंधों को खराब नहीं होने देना। ये बात ऊपर वाली बात से ही जुड़ी हुई है। ये जोर जबरदस्ती नहीं करना, इसीलिए नहीं करना क्योंकि जितना ज्यादा आप फिर एक बात को करने के लिए करते हो, दूसरा वाला उतना प्रोटेक्ट करने लग जाता है अपने आप को। कहीं ना कहीं निषेध में निमंत्रण जैसी स्थिति यहाँ पर आ जाती है। और हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास हमारे उनसे पहले से जो संबंध है वो खराब ना हो, और वो खराब इसी कारण होते हैं जब हम चीज़ों को पर्सनली लेने लग जाते हैं। जब ऐसा सोचते हैं कि यार हमने उनको बताया और उन्होंने इस बात को नहीं किया। एक बारी के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि आपने जो उन्हें बताया आप पूरी तरीके से सही थे, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था,
लेकिन उस समय वो उस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो आपकी बात को उस तरीके से समझ पाए, या उनके पुराने कुछ अनुभव है जिसके कारण वो नहीं करना चाहते हैं तो नहीं ही करने दें। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप उनको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे और उनको बहुत हल्के उसमें रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में कभी अगर उनको क्लिक होता है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए तो पहला कॉल वो आपको ही करेंगे, अगर आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से एंड किया होगा, अच्छे तरीके से एग्जिट लिया होगा। अभी अगला बात आती है कि क्या करना चाहिए। वो पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए वो थे क्या नहीं करने चाहिए। अभी क्या करने चाहिए, मैं मिलने से पहले अपना होमवर्क कर ले। इस होमवर्क की मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ, ये बातचीत सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है कि प्रोडक्ट की अच्छे से जानकारी रख ले। असल में जब मैं कह रहा था आपको पीछे पे कि हमारे पास कॉपी पेन निकाल कर हमें काम नहीं करना, तो क्या करना है, हमारा काम ऐसा है भी नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं डायरेक्ट सेलिंग, तो हमें प्रोडक्ट जो अपना है उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कैसे वो मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से अलग है, क्या उसके प्राइस में फ़र्क है, कैसे वो मार्केट में मिलने वाले अन्य प्राइसों से सस्ता मिलता है, कैसे वो मार्केट में मिलने वाली अन्य मिलावटी चीज़ों से क्वालिटी में अच्छा है। ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए और इसी बात को हमें सामने वाले के सामने रखना होता है। हमें कई बार क्या होता है कि गलत फहमी में लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से तो अपने वहाँ से तो आरसीएम से तो उन्होंने आधा किलो की चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं और वहाँ पर वो बाजार में 250 ग्राम वाली का प्राइस देख से उसका कंपेयर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसीलिए अगर ये छोटी मोटी बातें हमें समझ नहीं आती तो हमें कोई भी एक बात बोल सकता है जो कि सही नहीं होती और हम उस समय के लिए हमारे पास जवाब नहीं होता। इसीलिए हमारे पास पहले से हमारा होमवर्क किया होना चाहिए और सबसे बढ़िया चीज़ जो होमवर्क में होनी चाहिए वो आनी चाहिए हर एक प्रोडक्ट की जानकारी जो आप सामने रखने वाले हो। पहले दिन हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी ना हो, दूसरे दिन ना हो, लेकिन जब बार बार आप इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को कन्वे कर पाते हो। आपको कोई गलत चीज़ के बारे में जानकारी नहीं देनी, लेकिन सही चीज़ का सही आपको मेथड भी समझ में आना चाहिए जानकारी देने का, तभी बात पूरी जा पाती है। अगली बात है शुरुआत व्यवहारिक बातचीत से करें। जब मैंने यहाँ पर आपसे लिखा हुआ था इस पॉइंट में कि ये शुरुआत गंभीर बातचीत से ना करें, इसी का वो अपोजिट पॉइंट है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए व्यवहारिक बातचीत से। और व्यवहारिक बातचीत में आपको बता चुका हूँ कि हालचाल जानने, लाइटर माहौल को लाइटर बना देना, यानी कि लगना चाहिए कि हम लोग किसी विशेष कार्य के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे थे, हम लोग वैसे ही वही आत्मीयता प्रकट करें जो हमारी उनके साथ पहले से थी। ठीक है ना। तो एक चीज़ है, प्लान कभी मत दिखाएं। ये मेरा अपना अनुभव है जो आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पीछे भी लिखा, कॉपी पेन वाली मैं बात कर रहा हूँ। प्लान हमें कभी भी दिखाना ही नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप बिना प्लान के ही चलेगा और अधिकतर ऐसी ही आनी चाहिए। प्लान तभी दिखाएं जब सामने वाला ही आपको खुद कह रहा हो। अदरवाइज मेरा अपना एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये कहता है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, दैट्स ऑल। आपको प्लान दिखाना नहीं आपको कागज़ लेने के लिए, डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जल्दबाजी करनी है, ना ले डॉक्यूमेंट। उन्हें शुरुआती बोले कि आप शुरुआत में 1-2 महीने अपनी आईडी से ही उन्हें सामान देते रहे, ना दे उन्हें कागज़ देने के लिए मजबूर करें, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला उससे। अल्टीमेटली आपकी जो परचेजिंग होती है आपके नीचे डाउन में वही मैटर करती है, क्योंकि कुछ बेचें मत। बल्कि देखिए जब हम जा रहे होते हैं ना, जब कोई हम किसी चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे होते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम ही उस समय सबसे बड़े प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप सही तरीके से जानकारी दे रहे हो, सही तरीके से आपका व्यवहार है, तो सेकेंडरी हो जाता है वो प्रोडक्ट जो आपके पीछे रखा हुआ, आप प्राइमरी हो जाते हो, क्योंकि फिर आप पर फोकस किया जाता है। अगर आप अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो तो इंसान आप पर भरोसा करते हैं सामने वाले। जब मैं कह रहा हूँ कुछ मत बेचे, तो बेचने जो एक अच्छा सेल्समैन होता है वो कभी भी बेचने ऐसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेगा, वो कभी भी खरीदने ऐसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। आपको सिर्फ इतना काम करना होता है कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ नीड जनरेट करनी होती है, डिमांड जनरेट करनी होती है। डिमांड कैसे जनरेट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम राइस ब्रांड ऑयल के बारे में, आप राइस ब्रांड ऑयल की उपयोगिता और यूटिलिटी को समझाने की कोशिश करें। आप समझाने की कोशिश करें कि बाजार में जो जो चीज़ें हैं वो समस्याएं क्या क्या हैं, वो आप बताएं कि किस तरीके से आज लोगों को एक सही फूड ऑयल ना मिलने की वजह से किस किस तरह की समस्या हो रही है। जब आप एक समस्या को समझा रहे होंगे उसके बाद समाधान के तौर पर अपने प्रोडक्ट को सामने रखना चाहिए। ये इसका तरीका होता है। कहने का मतलब है कि इतनी स्मूथ तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को सामने रखना है, उसमें पहले आप समस्याएं बताएं कि क्या क्या नेगेटिव चीज़ है और उसका विकल्प आप लोगों को दे रहे हैं। तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। मैंने वही बातें आपको बताई जो लिटरली मैं फॉलो करता हूँ, तो वही बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आपको अगर जो भी बातें आपको लगी हो कि कुछ भी बात में आपको कोई सा भी पॉइंट में लगा हो कि हाँ ये पॉइंट अच्छा है या ये पॉइंट को मैं अप्लाई करता था या करती थी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। आपको कोई भी और अगर आपको लगता है किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स पर इस चैनल में आप देखेंगे जाकर के मैंने हर एक प्रोडक्ट्स पर जानकारी दी और आप लोगों को अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। आप लोगों को जो भी क्वेरीज होती है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें, ताकि वो एक मोटिवेशन रहता है कि क्योंकि ये अलग से जो टाइम निकाल के वीडियो बनाया जाता है इसका मोटिवेशन ही है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों के मन में एक पॉजिटिविटी आए।